नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों जोमेटो का आईपीओ आने वाला है और दोस्तों कुछ ही दिन रह गए हैं आईपीओ आने में। तो दोस्तों लगभग मई के लास्ट वीक के आसपास जो है वो इसका आईपीओ आ सकता है। जोमेटो का आईपीओ आने वाला है मई के लास्ट वीक या जून के जो है वो फर्स्ट वीक में आईपीओ आ सकता है। तो ये आईपीओ का जो साइज है वो 1.1 बिलियन डॉलर रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा ये जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 8,500 करोड़ रुपए के आसपास की जोमेटो का जो आईपीओ वो उतरने वाला है। तो यहाँ पर आपको तैयार रहना है, वी रेडी। तो यहाँ पर देख लेते हैं और कई एनालिस्ट की अपनी अपनी राय है, तो मैं उनमें से आपको जो एनालिस्ट जो कह रहे हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। साथ ही इसके फंडिंग प्लस इसका जो बिजनेस है उसके बारे में और सारी की सारी डिटेल, कितनी कंट्रीज़ में काम करती है, कहाँ कहाँ ये काम करती है, प्लस उसके साथ आईपीओ के बारे में आपको डिटेल मिलने वाली है। उसके साथ साथ इसकी जो अर्निंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसे जान लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वही एक आईपीओ में इशू बनकर रह गया है। एक रोड़ा जो है वो इसकी अर्निंग्स है, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टार्टअप तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। स्टार्टअप ज़्यादातर जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। स्टार्टअप पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन अगर हम सीधा सीधा कंपनी बोले, जो कंपनीज अभी अभी स्टार्ट हुई हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है। हालांकि ये है कि एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, जोमेटो एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, काफ़ी बड़ी वैल्यू बन चुका है, हर कोई इसके नाम को जानता है, तो उसकी वजह से जो है वो वैल्यूशन काफ़ी हाई है। तो वैल्यूशन काफ़ी हाई है, तो जो वैल्यूशन हाई है उसका जो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आईपीओ लगाने वाले हैं, पैसा पैसा होता है तो हर चीज़ हमको देखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जोमेटो आपके सामने लगा हुआ है और ये काम करती है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के इंडस्ट्री में काम करती है। ये फाउंडेड 2008 जुलाई में ये फाउंड की गई थी और ये 12 साल हो चुके हैं इस कंपनी के। तो आप अब इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, दो फाउंडर हैं, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की थी। गुड़गांव हरियाणा में हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड वाइड में सर्व करते हैं। यही की पीपल हैं। सीईओ जो है वो दीपेंद्र गोयल हैं और गौरव गुप्ता जो है वो सीओओ हैं इस कंपनी में। तो दोस्तों आपके सामने ओनर है। आप रेवेन्यू मत देखिएगा, रेवेन्यू मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो वहाँ डिटेल में आपको पता चलेगा, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनर इस कंपनी में सबसे बड़े जो ओनर है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है उनका नाम है इन्फोएज, और ये कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट यानी एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट है, यानी इंडिया में आपको ये कंपनी मिल जाएगी। तो जब भी ये आईपीओ उतरेगा तो ध्यान रखिएगा, एक ही कंपनी, एक लौती कंपनी है इन्फोएज, जो कि काफ़ी ज़्यादा बजिंग हो जाएगी और कहिए कि उसका शेयर जो है वो 5,000 को पार करके 7,000 8,000 भी चला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्फोएज के अंदर इतनी ज़्यादा कंपनियाँ हैं कि एक वैल्यूएबल जो कंपनी कहते हैं ना वो एक कंपनी है। बहुत कंपनियां हैं, Naukri.com, Matrimony.com में, सब में इनने इन्वेस्ट कर रखा है, जितनी भी इंटरनेट कंपनीज हैं, और इनकी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं। ओवर ने 9.1% इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अलीपे सिंगापुर ने यहाँ पर 8.3% हिस्सा खरीद रखा है इस कंपनी में। आंटिफिन सिंगापुर ने 8.2% हिस्सा जो है इस कंपनी में खरीद रखा है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपने आंटिफिन और अलीपे का नाम सुना है तो आप कहेंगे ये चाइना की कंपनी है। बिल्कुल हाँ, अलीबाबा ग्रुप की दोनों कंपनियाँ हैं, अलीपे और आंटिफिन, ठीक है ना। अलीपे और आंटिफिन अलीबाबा ग्रुप की कंपनियाँ हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि चाइना से इन्वेस्टमेंट है इसमें। ये कहिए कि चाइना जो अलीपे और आंटिफिन का जो ऑफिस है वो सिंगापुर में एक हेडक्वार्टर है और उस सिंगापुर के हेडक्वार्टर से इंडिया में इन्वेस्टेड है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि चाइना में इन्वेस्टेड है। यहाँ पर ट्रायंगल आपका नहीं बन सकता, 90 डिग्री का ट्रायंगल आपका नहीं बन सकता यहाँ पर, ठीक है ना। तो चाइना यहाँ से हट गया है, चाइना यहाँ से डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है अलीपे और आंटिफिन में, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। आपकी जनरली मैं आपको बता देता हूँ, अलीपे और आंटिफिन शायद इन दोनों में से कोई एक कंपनी है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो अपने अंदर लाना चाहती है। और रुकिएगा, मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, जो अलीबाबा ग्रुप का है वो हिस्सा कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने अंडर लाना चाहती है, तो उसमें अलीपे और आंटिफिन दोनों है। और अलीपे पे काफ़ी ज़्यादा विवाद है चाइना में। अलीपे का जो है वो आईपीओ भी आना, तो मैं आगे के लिए आपको बता देता हूँ, अलीपे का जब भी आईपीओ आएगा, जब भी, तो जोमेटो सक्रिय हो जाएगा, यानी जोमेटो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा
क्योंकि इस कंपनी की हिस्सेदारी अलीपे की जो हिस्सेदारी है वो Zomato.com में ख़रीद रखी है, जोमेटो में ख़रीद रखी है अलीपे ने। तो जब पेरेंट कंपनी का IPO आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी बजिंग हो जाएगी। तब तक जब तक अलीपे का नाम इस कंपनी यानी जोमेटो से जुड़ा रहेगा, यानी इन द सेंस अगर अलीपे अपनी पूरी हिस्सेदारी अगर बेच देता है जोमेटो में, ठीक है ना, अलीपे अगर पूरी हिस्सेदारी बेच देता है 8.3% जो है हिस्सेदारी अगर बेच देता है, तो यहाँ पर कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई भी बजिंगनेस उस वक्त नहीं देखने को मिलेगी जब अलीपे का IPO आएगा। काफ़ी ज़्यादा अलीपे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है चाइना के अंदर। 5,000 प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ काम करते हैं और Zomato.com से साइट है, और कौन नहीं जानता है भाई। सॉरी, आपके सामने एक चार्ट आ रहा है और जो जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ जोमेटो ऑपरेट करती है उन कंट्रीज़ में। उन कंट्रीज़ में जो है उस जोमेटो के ऑफिसेस हैं, तो ऑफिस हैं वहाँ पर ऑपरेट करती है इन देशों में। और सबसे ज़्यादा जो है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरा घेरे हुए है। क्या मज़ेदार है। तो इंटरनेशनल हो गई थी ये कंपनी। सन 2008 में फूडी बे के नाम से खुली थी, ठीक है ना, तो उसका नाम बदल के जोमेटो रख दिया गया था। 12 ग्लोबली स्टार्टअप्स जोमेटो की तरफ से खरीदे गए हैं। जोमेटो की तरफ से 12 ग्लोबली स्टार्टअप खरीदे गए हैं। अब आप यहाँ पर एक नोट करिएगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है पूरी वीडियो। ये आपके जीके के हिसाब से भी है। जो स्टूडेंट अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो जोमेटो के ऊपर एक आप बना भी सकते हैं कि क्यों लॉसेस में चल रही है, क्या वजह है इनकी, तो उसका आपको पूरा समझ में आएगा। तो जोमेटो जो है वो 12 ग्लोबली स्टार्टअप एक्वायर करे हैं, खरीदे हैं उसने। अब यहाँ पर एक्वायर करे हुए आप देखिएगा नहीं, हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये आपके सामने, और मैं अभी चुप रहूँगा मुश्किल से 2 सेकंड के लिए। तो आपको अगर ये आपको देखना है तो पूरी वीडियो पूरा वीडियो को पॉज करके आप इनके स्टार्टअप्स को जो है वो नाम देख लीजिए। और सबसे बड़ा नाम आपको बता दूं, अर्बन स्पून। उसके बाद जो सबसे बिगेस्ट एक्विजिशन है वो रहा है ऊबर ईट्स का। जोमेटो के लिए अगर कोई इनका जो कटा है, एक जो कटा है ना, जो आप कह सकते हैं एक कॉम्पिटिटर जो कटा है वो ऊबर ईट्स है। तो ऊबर ईट्स को इन्होंने एक्वायर कर लिया क्योंकि ऊबर उसको चला नहीं पा रहा था। ध्यान रखिएगा, ऊबर को लॉस हो रहा था और ऊबर ने चला नहीं पा रहा था। लॉस में ये भी हैं लेकिन ये चला रहे हैं, डग्गा मार चल रहा है, ठीक है ना। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहे हैं, यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो ऊबर ईट्स यहाँ पर सबसे बड़ा एक्विजिशन जो है वो ऊबर ईट्स का है इस कंपनी में। तो उम्मीद है आप पॉज करके आप देख लीजिएगा और आपको नाम मिल जाएंगे। तो 12 स्टार्टअप्स के उस लिस्ट में नाम है और सन के हिसाब से रखे हैं, यानी ईयर्स के हिसाब से आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो बात है, तो IPO आपका आ रहा है $1.1 बिलियन का, ठीक है ना। लेकिन जोमेटो की जो वैल्यूएशन बताई जा रही है $250 मिलियन अभी 22 फरवरी को इन्वेस्टेड किए हैं कंपनी ने। जो अमेरिका की कंपनीज हैं उन्होंने $250 मिलियन जो है वो यहाँ पर जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो उससे जब उसने $250 मिलियन इन कंपनी सारी कंपनीज ने मिलकर जब जोमेटो में इन्वेस्ट किए, तो उसके बाद टोटल जो वैल्यूएशन जो जोमेटो की होगी वो $5.4 बिलियन। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, IPO आ रहा $1.1 बिलियन का, लेकिन जो जोमेटो की जो वैल्यू है वो $5.4 बिलियन का बताया जा रहा है। यानी $4.3 बिलियन का जो गैप है वो फिल करेगा। यानी यहाँ पर टोटल वैल्यू में बता रहा हूँ, जो IPO आ रहा है वो सीधी सी बात है 8,700 करोड़ के आसपास का IPO आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो वैल्यूएशन है इस कंपनी की, जो वैल्यूएशन है वो अभी 40 से 42 हज़ार करोड़ रुपए है। लेकिन IPO आ रहा है 8,750 करोड़ की वैल्यूएशन पर। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि जो IPO है वो काफ़ी बजिंग होगा, लेकिन उसके आगे की जो गाड़ी है उसका नहीं पता। अगर ये लॉसेस में रही तो ध्यान रखिएगा कि ये घाटा जो है वो इसके शेयर पर जरूर दिखेगा। जो कि आज जो स्टार्टअप लॉन्च, आज जो कंपनियां हमने लॉन्च होते देखी है ना, जैसा कि आपका बर्गर किंग हुआ, स्टार्टिंग में आई 4-5 दिन धक्का मार चला है बहुत भयंकर तरीके से, दुगने तिगने चौगने हो गया, ठीक है ना, पैसा उसमें दुगना 4 टाइम्स हो गया।
लेकिन उसके बाद जो गिरा है वो आपने देख ही लिया। तो यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। तो ठीक है, 35,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन है वो बताई जा रही है और काफ़ी बड़ा नाम है, ऑब्वियसली बात है, काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया 35,000 करोड़ की रियल अभी वैल्यूएशन बताई जा रही है, लेकिन आ रहा है 8,750 करोड़ रुपए पे। तो अगर ये आईपीओ दुगना भी खुला तो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितनी हिस्सेदारी ला रहे हैं, तो देखना पड़ेगा, आगे देखते हैं भाई। तो यहाँ पर कुल मिला के जो वैल्यूएशन है वो 35,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आके गई है। अब यहाँ पर आपके सामने आ चुका है ऑपरेटिंग सारा का सारा अमाउंट जो है वो आपके सामने आ चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने वहाँ पर आपको स्टार्टअप के नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो वहाँ पर टाइम है ना वो काफ़ी खींच देता, जो कि इसे समझने में काफ़ी बोरियत हो जाती। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर 2017 से लेकर यहाँ पर 2020 तक का जो है वो यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉस टोटल दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा 2017 से 2020 दिसंबर तक का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2017 में जब इसका जो रेवेन्यू था, जो कुल टोटल इनकम थी वो थी 487 करोड़ रुपीज़। 2018 में बढ़कर 1397 करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है ना। 1398 करोड़ रुपए अगर मान लें तो गलत बात नहीं हो, 1398 करोड़ रुपए हो गई। 2019 में बढ़ गया बहुत बुरी तरह से भैया, और 2742 करोड़ रुपए इनके टोटल रेवेन्यू पहुंच गई। लेकिन 2020 में जो है इसका टोटल रेवेन्यू जो है वो गिर गया है 1367 करोड़, यानी 1367 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू रह गया है। ऑपरेशनल रेवेन्यू भाई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो बताने कोई बेनिफिट है नहीं। एक्सपेंसेस, खर्चे कितने हैं भाई। 2017 में आपका टोटल रेवेन्यू कितना था 487, लेकिन यहाँ पर खर्चे जो है वो 593 करोड़ रुपीज़ हैं। यहाँ पर खर्चे 2018 में बढ़ गए हैं, 3,607 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च है, इनके खर्चे हैं भाई, जो कि टोटल रेवेन्यू क्या था 1398 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर 2018 का आप देखेंगे तो जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं वो 5,000 करोड़ रुपए पहुँच गए हैं, और आपका टोटल रेवेन्यू 2018 में कितना था, टोटल रेवेन्यू कुल कमाई कितनी थी 2742 करोड़ रुपए। देख लेना भाई, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, समझिएगा उस नंबर को। तो 2019 तक का हमने देख लिया, 2020 का देखेंगे, ठीक है ना। तो 2020 में जो खर्चे हैं वो 1723 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन जो टोटल रेवेन्यू है 2020 में वो 1367 करोड़ रुपीज़ के हैं। तो यहाँ पर जो कुल कमाई है उससे कई ज़्यादा तो खर्चे हैं भाई। तो लॉसेस में कैसे ना हो ये कंपनी। तो यहाँ पर आपके सामने लॉस आ गया, और 2017 में जो लॉस था वो 104 करोड़ रुपए का था। 2018 में जो लॉस बढ़ गया भाई वो 1013 करोड़ रुपए पहुँच गया। 2019 में जो लॉस बढ़ के 2362 करोड़ रुपए पहुँच गया, और 2020 में लॉस जो है वो है तो एक ही, क्योंकि खर्च कम, जो टोटल रेवेन्यू है, जो आमदनी है वो कम हुई है, तो यहाँ पर खर्चे भी जो हैं वो कम हुए हैं, मतलब एक इक्वल लेके चले हैं, ठीक है ना। खर्चे कम हुए हैं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन का चक्कर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को हमको मिला है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिली है। तो वैसे ही लॉस यहाँ पर कम हो गया, 684 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉस पहुँच गया है। अब भाई ये करते कैसे काम है, देखिए, कमीशन एंड अदर चार्जेस 62 रुपये 80 पैसे लेते हैं। कस्टमर डिलीवरी चार्ज 26 रुपये 80 पैसे। डिलीवरी कॉस्ट कितनी है 44 रुपये 60 पैसे। ये लेटेस्ट रेट है। डिस्काउंट कितना देते हैं 7 रुपये 30 पैसे का। अदर वेरिएबल कॉस्ट 14.8 रुपीज़। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट या लॉस दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पर 22.90 पैसे है, तो 22 रुपये 90 पैसे है। यहाँ पर ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये चार्जेस हैं उनके। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मन की बात बोल दी है। एक एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, भाविन शाह। कौन नहीं जानते इन्हें, सभी जानते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टाइम्स से इन्होंने बोला है कि जोमेटो की जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूड है, लेकिन
लेकिन जो लिस्टिंग है, पोस्ट लिस्टिंग है, वो काफ़ी शानदार है, ऊपर है। और लिस्टिंग जो है वो काफ़ी शानदार होने वाली है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इसमें एक बात भी है कि क्यों लिस्टिंग ऊपर होनी चाहिए, क्या वजह है इसकी। देखिए, पूरी केस स्टडी है आपके सामने पूरा एक बेस बना हुआ है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सबका सब आपके सामने है। आगे के प्रोस्पेक्टस से भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्यों इतनी वैल्यूएशन मिल रही है, क्योंकि जोमेटो का आप नाम हो चुका है। देखिए, आप रोड पे निकलेंगे तो आपको एक जोमेटो का एक जो डिलीवरी मैन है वो आपको जाता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, लाल टी शर्ट पहने हुए भैया जोमेटो पीछे लिखा होगा, एक बैग टांगे होंगे भाई साहब, और उसमें खाना जा रहा होगा, ठीक ना। तो जोमेटो जो है वो हर एक इंसान जो है वो जोमेटो जानता है। जोमेटो 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 जोमेटो, तो इस तरीके से जो है वो हर कोई जानता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन है वो काफ़ी आई है। अब इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि ठीक है, एक बार जो खर्चे हो रहे हैं होने दीजिए, लेकिन कंपनी एक बार प्रॉफिट में आई तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मज़ा कैसे आ जाएगा, अब ये थोड़ी है भाई, मार्केट में मार्केट कैप है, जब कंपनी प्रॉफिट में आई तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी गुना जो है वो बढ़ जाएगा। अब लोगों ने चुटपुटिया लगाए थे पैसे, ठीक है ना, चुटपुटिया इन द सेंस 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़। आपके सामने एक कहानी है इन्फो एज की, 32 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है ना, एक स्टार्टअप में 32 करोड़ रुपए लगाए, 10 साल में वही स्टार्टअप 32 करोड़ के 7.5 से 8 हज़ार करोड़ रुपए दे रहा है भाई। इसका तो अनुमान लगाना भी एक बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस हिसाब से जो ग्रोथ दिखाई है ना, जो उनको पैसे वाला बनाया ना इन्फो एज को, ऐसे कई स्टार्टअप में पैसा लगा है, अगर वो सारे लिस्ट होंगे ना तो वो तो भाई एक वैल्यूएबल कंपनी है। इन्फो एज अभी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है उस कंपनी की, लेकिन वो एक वैल्यूएबल कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने समझ लिया होगा कि ओवर वैल्यूड है, इसके वैल्यूशन काफ़ी ओवर वैल्यूड है। मेरे ख्याल से इतना वैल्यूशन नहीं होना चाहिए था। अब बात ये है कि इंडिया में जो है वो स्विगी और जोमेटो का कंपटीशन है, उबर ईट्स को ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर टक्कर तब होगी जब स्विगी यहाँ पर लॉन्च होगा स्टॉक मार्केट में। जब स्विगी लॉन्च होगा तब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर खींचातानी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो मोनोपोली है। मोनोपोली कैसे मैं कह रहा हूँ, मार्केट के अंदर जो है वो एक लौती लिस्ट होने वाली है कंपनी, ठीक है ना, एक लौती ऐसे सेगमेंट की एक लौती कंपनी है। अब दो बैठे होंगे भैया इंसान, तो साफ सी बात है अब जो पैसे वाला जो पैसा लगाएगा पैसा, ठीक है ना, तो अगर एक सामने देखेगा तो वो सिर्फ एक ही पैसा लगाए, अगर दो सामने देखेंगे तो भैया वो समझेगा परखेगा, फिर दोनों पे कहीं भी वो जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो बट जाएगा आगे चलकर जब स्विगी इस स्टॉक मार्केट में लॉन्च होगी। बहरहाल ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ओवर वैल्यूड है और वास्तव में इसके जो वैल्यूशन वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अब बात करते हैं ये, हाँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि 8,700 करोड़ बता रहा था, सॉरी 8,250 करोड़ रुपए का आईपीओ है और वो आ रहा है, ठीक है ना, आने वाला है आपका मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वहीं पर इन्फो एज जो है वो यहाँ पर हिस्सेदारी बेचेगी, 750 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने वाली है, 750 करोड़ रुपए वो वसूल करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई कैसा क्या होता है। तो अगर आपको कुछ गलत लगा हो या कुछ छूट गया हो, मिस हो गया हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है ना। गलती भैया इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। और अगर आप गलती हुई तो सॉरी, अगर कुछ छूट गया है तो। लेकिन जो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, घर पे मंगाना ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये बाहर की भी बात है। जैसे खाना नहीं बनाना है वो मंगाएगा, ठीक है ना, वो मंगाएगा भाई, आज खाना नहीं मंगाना है, बनाना है घर के अंदर, तो वो मंगाएगा, जोमेटो में मंगाएगा या रेस्टोरेंट पे जाएंगे। लेकिन जो फूड चेन है वो आपकी बंद होने वाली है नहीं। 10 साल हो गए जोमेटो को आए, आज भी मार्केट उम्दा है बाहर का इन द सेंस रेस्टोरेंट ऊपर है, रेस्टोरेंट बहुत ऊपर है, ठीक है ना। फूड चेन है जो मैकडी है आपका, जो आपका बर्गर किंग है या एक्सेट्रा और भी सारे हैं जो आपके फूड चेन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना।
पिज्ज़ा वाला है, जो जो A to Z जो भी है, इनका काम क्या है, उस चीज़ को डिलीवरी करना है, यानी घर पे। अगर इंसान को बाहर जाके खाना है तो ऑब्वियस सी बात है वो जोमेटो से नहीं मंगाने वाला। अब जो बाहर जाना नहीं चाहता है, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना है, भाई नहीं जा पाएंगे यार, बहुत थके हुए हैं, बाहर ऑफिस से आए हैं, मुझे चाहिए पिज्ज़ा घर पे, अभी मुझे भूख लगी है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, जोमेटो का ऐप खोला, उसने बुक किया, या स्विगी का ऐप खोला, बुक किया, मंगा लिया भाई। उसकी मजबूरी है भैया, वो थका आ रहा है, तो वो ऐसे काम चलता है, ठीक है ना। तो ये है, ये कहानी है। और यहाँ पर चार्जेस तो देखिए ऑब्वियस सी बात है लग ही जाते हैं, डिलीवरी चार्जेस, ऐसा तो है नहीं आपको कोई फ्री में दे रहा है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर बिजनेस हमको समझ में आ गया, जिसे ज़रूरत है घर पर वो इस कंपनी का फ़ायदा उठाएगा और इस कंपनी को बुलाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका जो कड़ी टक्कर है वो स्विगी से है। तो स्विगी जब लॉन्च होगी तब यहाँ पर कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। बाकायदा जो मैं कहना चाहता हूँ जो है, ये कंपनी है लॉसेस में, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में है। अभी 10 साल हो गए हैं लॉस से प्रॉफिट में नहीं आई है, तो कब प्रॉफिट में आएगी ये नहीं पता, तो देखना बनता है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप, लेकिन अगर आप आईपीओ के बारे में भी पूछेंगे, रुकिएगा, आईपीओ कैसे, आपकी आईपीओ सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। देखिए आईपीओ तो सब्सक्राइब करना है, आपको फर्स्ट डे जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देके जाएगा। आईपीओ ऊपर ही खुलेगा, नीचे नहीं खुलने वाला है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली क्या बात होगी, दो चीज़ें देखने वाली होंगी। यहाँ पर जो इसका जो पी रेशियो है वो कितना होने वाला है कंपनी का, और प्लस जो प्राइस है, जो किस प्राइस पे लाना चाहते हैं। देखिए 100 से 200 रुपये के आसपास का अगर ये लाएंगे तो ये समझिएगा कि ये दुगने पे ही खुलेगा, बम्पर आईपीओ होने वाला है। अगर ये 800-900 पे लेके आएंगे तो एक वक्त जो है इन्वेस्टर थोड़ा सा पीछे खिसक सकता है, यानी 100% इन्वेस्टर में से मुश्किल से 5% जो है वो पीछे खिसक सकते हैं, क्योंकि कहेंगे कि ज़्यादा महंगा है। और हाँ, प्राइस भी ज़्यादा महंगा होगा, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है। यस बैंक के केस में देख लीजिए, 60 रुपये पर भी तो डील हो सकती थी इन्वेस्टरों की, लेकिन हुई कितने पे, 10 रुपये पे, 10 रुपये पे हुई ना। अब फ़र्क क्या है, पैसा तो आपको उतना ही डालना था ना, 60 रुपये में या 10 रुपये में, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 60 रुपये डील होती तो आज यस बैंक आज 300-400 या 500 रुपये पे होता, फिर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखना होगा प्राइसिंग कितने आए, 200 रुपये आए तो बहुत ही मज़ेदार आईपीओ होगा। रोकने वाला नहीं कह सकते हैं भाई, जब आईपीओ आ जाएगा तब बोलेंगे कि भैया रोकने वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। रोकने वाले का इन द सेंस आपको आईपीओ मिल गया तो आप कहें होल्ड करना चाहता हूँ, मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनेगी, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। बाद में जब आईपीओ का लॉन्च होगा तो हम आपके बारे में, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो जाना था वो हमने ज़रूर चीज़ जान ली, हमने अर्निंग जान ली है, हमने इनका बिजनेस जान लिया। 12 स्टार्टअप्स इन्हें एक्वायर कर रखे हैं, जिसके, हाँ ये तो छूट ही गया, सॉरी, मैं बता रहा था कि गलती हो सकती है इसमें। तो जो 12 स्टार्टअप हैं, जो फंडिंग इतनी की गई है, तो ऑब्वियसली बात है जो इतनी फंडिंग की गई है, लगभग 1800 मिलियन डॉलर के आसपास है, वो इस कंपनी ने अब तक की फंडिंग जो है वो उठा ली है। 1800 मिलियन डॉलर इस कंपनी ने फंडिंग उठा ली है, ठीक है ना। तो वो जो फंडिंग है वो सिर्फ इसमें काम थोड़ी आएगी भाई कि इस कंपनी में सारा पैसा लग गया, नहीं। उस पैसे को इन्होंने जो 12 स्टार्टअप एक्वायर करे हैं उनको खरीदने में खर्च किया होगा, ठीक है ना। कुछ बचा कुचा होगा, क्योंकि देखिए इनका तो कुछ जाना है नहीं, इनका कुछ नहीं जाना है। इनके अपने जो डिलीवरी मैन है उनका चार्जेस उस चार्ज में बंधा हुआ होता है जो कस्टमर पे करता है, तो इनकी जेब से, जोमेटो की जेब से कुछ नहीं जाना है। लॉसेस की जो हम बात कर रहे थे ना कि इंडियन स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, देखिए बढ़ चढ़ के तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर इंडिया में जो वो दिक्कत स्टार्ट हुई है ना, जो प्रॉफिट वाली, डिस्काउंट वाली कि अरे भैया आपको पिज्जा चाहिए, हाँ तो इस पिज्जे पे इतना % डिस्काउंट है, इस पिज्जे पे उतना % डिस्काउंट है। इतना डिस्काउंट देने के बाद भी ये लॉसेस में है, ठीक है ना। आप जानते हैं अगर आपको कोई बिजनेस करते हैं, आप सोचिए कि आपका कोई कपड़े का बिजनेस है, ठीक है ना, कपड़े का आपने कोई बिजनेस किया और आपने डिस्काउंट रखा कि भैया 1000 रुपये की अगर एक पैंट या एक जीन्स पर आपका 20% डिस्काउंट है, तो आप कैसे करेंगे उसे मैनेज। आप ऐसा तो है नहीं आप लॉस लेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, लॉस तो आप लेंगे नहीं भाई, आप उसी में एडजस्ट कर देंगे। अगर कोई जीन्स 1000 रुपये की है तो आप उसे 1200 रुपये के आसपास का आप देंगे,
1200 प्राइस आप रखेंगे, फिर उस पर आप जो है वो 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 1200 के हिसाब से कितना हो गया, तभी भी लॉसेस में आ गए, सॉरी यहाँ पर लगभग लगभग 1300 रुपये आप रखेंगे, ठीक है। मोटा मोटा फिगर जो है वो अपना 20% कम करने के लिए, भाई अपना मूल रकम जो है वो कम नहीं होना चाहिए और उसमें प्रॉफिट ही जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। आपका मानना या मेरा मानना, अगर कोई शॉप है तो यही करेंगे ना। तो 1300 प्राइस रखी और उसमें 20% का डिस्काउंट दिया 1300 रुपये में, ठीक है। 1000 रुपये की चीज़ थी भाई, 1300 रुपये की 1300 प्राइस रखी, 20% का डिस्काउंट दिया, 260 रुपये हो गए। 260 रुपये काटा, 1040 रुपये बचा, 1040 रुपये बच गया, तो भैया 1040 रुपये आपका प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो नहीं गया, 1000 रुपये की आप जीन्स लाए थे, 40 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। ये मैंने समझाने की कोशिश की है, जीन्स की प्राइस तो बहुत हैवी आती है भाई, तो ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे यहाँ नहीं लगता यहाँ पर कुछ और ही खेल होगा भाई, यहाँ पर कुछ और ही कुछ हो सकता है, या कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ कुल मिला के ये है कि ये कंपनी लॉसेस में है, और लॉसेस वाली कंपनी हमको पसंद नहीं है। जब हम मार्केट में इतना लॉस देखते हैं किसी कंपनी का, तो वो शेयर 500 वाला 50 रुपये पे ला के खड़ा कर देते हैं मार्केट के अंदर, इतना ज़्यादा उसे गिरा देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है यार। तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, सॉरी इसके लिए, काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हम लोगों ने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।